हेलो, गुड डे। कल हम लोग आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन के बारे में विचार कर रहे थे और मैंने बताया भी था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आउटकम है जो आइंस्टाइन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से निकला। सो दिस इज द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। रिलेशन इसके बारे में हम विचार कर रहे थे। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। मैं नाम लेता हूं आइंस्टाइन, शुरू से ही कह रहा हूं, शायद आपको बताया नहीं क्यों आइंस्टाइन कहता हूं। लोग आइंस्टीन कहते हैं लेकिन नाम उनका आइंस्टाइन है, जर्मन है। आइन माने एक, आइंस्टाइन माने नग, पत्थर, नगीना, तो उनका नाम ऐसा था आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ही नाम ही है उनका। तो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। इसी क्रम में मैं एक आपको अपना अनुभव बताऊं। क्लास है तो क्लास में कुछ जनरल चीज़ों को भी जानना चाहिए अदर देन द फिजिक्स विच वी आर स्टडिंग हियर, और जिसे जानने का, डिस्कस करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझसे के एक जर्मन ने पूछा कि भारत के कुछ कंट्रीब्यूशन का नाम बताओ, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स के नाम बताओ। मैंने बताया उनको साहा आयोनाइजेशन थियरी, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, तो हमको टोका कि इट इज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। मैंने अपने को करेक्ट किया। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णन इन द फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ चंद्रशेखर, यस चंद्रशेखर। सारी बातें कहता रहा लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे भी बड़ा बताओ। तो हमने कहा रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। तो उसने कहा क्या कहना चाहते हो, वास माइनन जी, क्या मतलब है आपका। हमने कहा रमन इफेक्ट। नहीं समझा। मैंने रमन इफेक्ट के कुछ डिटेल्स उसको बताए और जब बताया तब उसने कहा आह जी माइनन रामन इफेक्ट, और जर्मन में बोला तो जी माइनन रामन इफेक्टे। तो हमने कहा हाँ यही मेरा अर्थ है, मैं रामन प्रभाव के बारे में आपको बता रहा था। मुझे तब तक सीवी रमन ही कहता था, ज्यादातर जो मेरे संपर्क में वो सीवी रमन ही कहते थे। जब यहाँ पर आया तो कुछ संयोग था कि उसमें भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया जिस पर अंग्रेजी में तो सीवी रमन ही लिखा था, RAMAN। रमन पढ़िए रामन पढ़िए कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हिंदी लिखा हुआ था उसमें लिखा था चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो इन लोगों का नाम रामन, कृष्णन इस तरह का होता है जिसको आप भ्रंश करके हम लोग रमन प्रभाव कहते हैं। तो ये रमन प्रभाव नहीं है, रामन प्रभाव। तो नाम जिसका जैसा हो वैसा ही कहना चाहिए, नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो ये आइंस्टाइन है, आइंस्टीन नहीं, आइंस्टाइन। तो इसलिए आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन के बारे में इसके पहले हम लोग विचार कर रहे थे। एंड वी हैव डेवलप्ड द एक्सप्रेशन यस्टरडे। स्टार्ट हमने कहा किया बेसिक इक्वेशन से। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
momentum is the mass into velocity. We are considering the domain where the velocity is comparable to the velocity of light, relativistic domain. तो ऐसे डोमेन में मास भी वेरी करता है, वेलोसिटी भी वेरी करता है, और मास और वेलोसिटी को वेरिएबल मानते हुए आगे हम बढ़े। फिर वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी इक्वेशन का प्रयोग किया, और इसका प्रयोग करते हुए अल्टीमेटली हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन डेवलप किया था ई के। Ek is the relativistic kinetic energy. It is the kinetic energy actually. लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी तब कंसीडर्ड है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इज कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, v इज लेस देन c। उस रीजन में आप काम कर रहे हो, तो ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कहलाती है ek। and ek is equal to, we have developed the expression mc square minus m0c square। यह इक्वेशन हम लोगों ने डेवलप किया हुआ था, और इस इक्वेशन को फिर हम लोगों ने ऐसा भी कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड इज काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर भी एनर्जी ही होना चाहिए, और एनर्जी में से ही एनर्जी को घटा सकते हैं। तो पहला टर्म भी ऑन द राइट हैंड साइड एनर्जी होना चाहिए, और दूसरा टर्म भी राइट हैंड साइड पर एनर्जी ही होना चाहिए। तो पहले देख लिया जाए कि यह एनर्जी का एक्सप्रेशन है कि नहीं, इसकी इकाई एनर्जी आती है कि नहीं। तो देखिए mc स्क्वायर को लिखने का प्रयास करिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट। m इज मास, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। It is the velocity square, velocity of light square, and velocity of light or any particle, the velocity is meter per second, and it is a square, so meter per second is square. Unit wise, the first term mc square इसकी इकाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, जिसको फिर लिख सकते हो, दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखता हूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर में से केवल मीटर ले लेता हूं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब किलोग्राम इज मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स, ये दोनों मिल करके किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की इकाई को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन में। सो इट इज न्यूटन, कैपिटल एन से लिखते हैं। स्मॉल एन से यदि लिखेंगे तो स्मॉल एन से लिखेंगे न्यूटन, लंबा हो जाएगा, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, इसलिए न्यूटन के लिए कैपिटल एन का प्रयोग करेंगे। न्यूटन ये हो गया, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। फोर्स लगाया गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ दूरी चला, मीटर में नपा, तो फोर्स गुणे डिस्टेंस ट्रेवर्स, इट इज नथिंग बट द एनर्जी, और एनर्जी की इकाई होती है जूल। तो इसलिए आप ये एनालाइज किए थे कि लेफ्ट हैंड साइड चूंकि एनर्जी है, इसलिए राइट हैंड साइड को भी एनर्जी ही होना चाहिए, और एनर्जी में से ही एनर्जी को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो mc स्क्वायर को आपने देखने की कोशिश किया, इट इज एनर्जी जूल। तो ये जूल इसकी भी इकाई है, जूल इसकी भी इकाई है, यह भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। तो पहले जो कहा जा रहा था कि राइट हैंड साइड पर भी एनर्जी होना चाहिए, और एनर्जी में से एनर्जी घटाया हुआ है। यह जो टर्म आया है m0c स्क्वायर, कल मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको कि m0c स्क्वायर, इसमें m0 रेस्ट मास है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 into 10⁻³ किलोग्राम, and c is also a constant quantity
द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो m0c² को हम कह सकते हैं इट इज एनर्जी, बट द एनर्जी इज सेड टू बी रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी, इट इज ए फिक्स्ड पैरामीटर, फिक्स्ड क्वांटिटी, और m0c² को हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। एंड दिस रेस्ट मास एनर्जी रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन जब वस्तु रुका हुआ है, जिसका मास है m0, रेस्ट मास है m0, तो कितनी एनर्जी उसके साथ संबंधित होगी, उसकी वैल्यू m0c² के बराबर आएगी। सो दिस इज आइडेंटिकल टू, इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी इन द क्लासिकल सिस्टम वेयर v इज वेरी वेरी लेस देन c। उस पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट है, ये हम अभी शो भी करेंगे। तो हम इसलिए इसको फिर से एनालाइज करें। दिस इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट पैरामीटर माइनस सेकेंड पैरामीटर। तो लगता है कि फर्स्ट पैरामीटर टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को घटा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमें प्राप्त हो जाएगा। द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यदि टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को घटा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए टोटल एनर्जी this will be equal to total energy sum of kinetic energy plus potential energy, and kinetic energy is relativistic kinetic energy EK, and plus potential energy के equivalent है rest mass energy, so plus rest mass energy, rest mass energy, rest mass energy कर दीजिए तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी EK इज mc² minus m0c² is the value for EK from here, plus rest mass energy is m0c², so plus m0c²। मैं फिर स्पष्ट कर दूं आपको, टोटल एनर्जी सिस्टम की कुल कितनी होगी जानने का प्रयास, और हम जानते हैं टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम कर दें तो ये टोटल एनर्जी निकल जाती है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतना हम स्थापित कर चुके हैं, तो mc² माइनस m0c² इज द वैल्यू फॉर EK, एंड रेस्ट मास एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू m0c², तो प्लस m0c² कर दिया, और इस तरह से ये माइनस और ये प्लस कैंसिल किया एंड वी गेट इट इज इक्वल टू mc²। एंड टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन E लिख लें तो E इज इक्वल टू mc², एंड इन दिस वे द मास इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। m यदि मास है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी उसमें c² का गुणा कर दीजिए, mc² will be the value for the energy which will be associated with the system। और यह फेमस रिलेशन है A is equal to mc² which has been established by Einstein। तो ये आइंस्टाइन का फेमस मास एनर्जी रिलेशन कहलाता है A is equal to mc²। अब ये हुआ क्या, इसका अर्थ हुआ इस इक्वेशन का E is equal to mc² का, इसका मतलब मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड, मास m और एनर्जी E, they are related to each other, not only related to each other, इसको ऐसा भी कह सकते हैं एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, likewise the mass can also be converted into energy। तो ये कन्वर्जन संभव है कि एनर्जी को मास में बदला जा सकता है या मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। यह आउटकम निष्कर्ष आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन से निकला, दैट मास एंड एनर्जी आर कन्वर्टेबल, एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहले देख लें इसकी प्रामाणिकता कि जो कहा जा रहा है
कि मास और एनर्जी आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और एक एक को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक कहानी बता दूं जो आपने सुन रखा होगा। हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे शून्य सा दिखाई देता है और शून्य में तमाम एनर्जी फ्लोट होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। और इसी एनर्जी से यदि हमारी ट्यूनिंग हो जाए, तो हमारी रेजोनेंस हो जाए, तो हम एनर्जी एटमॉस्फेयर से डिराइव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर को दे सकते हैं। इसी को रेजोनेंस कहा जाता है। दोनों की मैचिंग हो जाए, दोनों की ट्यूनिंग हो जाए, दोनों में रेजोनेंस हो जाए, तो आदान प्रदान एनर्जी का, मास का हो सकता है। और इसलिए देखो बहुत सारे हमारे पुराने साधु सन्यासी ऐसे थे, समाधि में बैठ जाते थे, बिना खाए पिए वो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि एयर से ही वो एनर्जी ले लेते थे जितना आवश्यक होता था। जो हम खाना खाते हैं तो खाने से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वह एयर से ही, प्रकृति से उनका इतना सामंजस्य बैठा हुआ था कि प्रकृति से ही एनर्जी को ले लेते थे। ऐसे ही पता चला यहाँ कुछ नहीं है, ध्यान लगाया आपने, शंकर जी प्रकट हो गए और फिर शंकर जी से आपने अपनी इच्छित वरदान मांगा और फिर शंकर जी वहां से गायब भी हो गए। कहाँ गए पता नहीं चलता है, चल करके नहीं जाते हैं, उसी स्थान से गायब हो जाते हैं। जो सीधा सीधा अर्थ है कि द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शंकर जी इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और जहां चाहते हैं अपनी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर देते हैं। शंकर जी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और जब चाहते हैं तो अपने मास को बदल देते हैं एनर्जी में और फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अदृश्य हो जाते हैं। नारद जी जहां नहीं तहां प्रकट हो जाते हैं और फिर वहीं से गायब भी हो जाते हैं। इट इज द सिंपल एग्जाम्पल जो हमारे पुराणों में, वेदों में, जगह जगह पर, उपनिषदों में ये चर्चा की गई है। तो लगता है कि उन लोगों को भी E=mc² का ज्ञात था, जानकारी थी, और जब चाहते थे एनर्जी को मास में और जब चाहते थे मास को एनर्जी में बदल लेते हैं। ये तो इसकी प्रामाणिकता कुछ नहीं, इतिहास की तरह, कहानी की तरह ये वर्णित है, इस रूप में हम जानते हैं। लेकिन देखो इसको हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली भी इसको जानते हैं। केमिकल रिएक्शंस करते हैं, आपने इंटरमीडिएट में इस तरह के सवाल भी लगाए हैं। तो एक तो रिएक्टेंट होता है जो आपस में अभिक्रिया करता है और एक रिजल्ट उससे मिलता है, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है वो हमको प्राप्त होता है। दोनों तरफ के मास को इक्वेट करते हैं, मासेज में यदि कुछ अंतर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट निकालते हैं। दो हाइड्रोजन मिलकर के आपस में हीलियम का निर्माण करते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन के मास को, रिएक्शन के पूर्व कितना मास था, हीलियम बना तो फिर कितना मास हुआ, और दोनों मास यदि बराबर नहीं है तो दोनों में कुछ न कुछ मास में अंतर आया। अंतर आया तो उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। तो कितनी ऊर्जा इससे निकलेगी, तो हम क्या करते हैं, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम में c² का गुणा कर देते हैं और इस तरह से कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस्ड होगी इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इवॉल्व करती है, प्रोड्यूस होती है, तो रिएक्शन के उपरांत वो गर्म हो जाता है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें एनर्जी अवशोषित होती है, कमी हो जाती है, मास डिफेक्ट नेगेटिव होता है, तो वो फिर ठंडा भी हो जाता है। इन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसको आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री के क्लास में। जैसे पानी में चीनी घोलते हो
तो पानी में चीनी घोलते हो तो जो शरबत बनता है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में पानी यदि मिलाएं तो वो गर्म हो जाता है। तो इस तरह से एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इस ढंग की घटनाएं एक्चुअली प्रकृति में केमिकल रिएक्शंस के दौरान हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन एक घटना होती है। पेयर प्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन तो आपको बताया ही, और उसको कैलकुलेट करके देखा गया तो एनर्जी जितनी निकलती है mc² द्वारा निकलती है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब पेयर प्रोडक्शन एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। इट हैज आल्सो बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, और ये देखा गया है हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज, गामा रेज कमिंग फ्रॉम द कॉस्मस, hν, कॉस्मिक रेज बाह्य ब्रह्मांड से जो हमारे ब्रह्मांड में इंटर करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, वो रिएक्ट करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं न्यूक्लियस से, और टकराने के बाद यहाँ पर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इसके साथ साथ इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी उत्पन्न हो जाता है। E- इलेक्ट्रॉन है आपका, E+ पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज, उतना ही पॉजिट्रॉन के ऊपर होता है। पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। टोटल चार्ज इट इज इक्वल टू 0। तो एक एनर्जी कॉस्मिक रेज, हाईली एनर्जेटिक गामा रेज, जिसकी एनर्जी है hν, ये इंटरैक्ट करती है एटमॉस्फेयर में। तो उस इंटरैक्शन के फलस्वरूप पेयर प्रोडक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जोड़ा प्रोड्यूस होता है, क्रिएट हो जाता है। और कैलकुलेट किया गया कि इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है हमको, तो उसके करस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन के मास के करस्पॉन्डिंग कितनी ऊर्जा आएगी। पॉजिट्रॉन का भी मास पता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो उसके कारण कितनी ऊर्जा आएगी। दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो ऊर्जा इस गामा रे, हाईली एनर्जेटिक गामा रे के बराबर पाया जाता है। दिस रिएक्शन विच हैपेंस हियर जाना जाता है पेयर प्रोडक्शन के नाम से, और यह बिल्कुल E=mc² के को अनुपालन करती है, उसके अनुसार होती है। और इस तरह से पेयर प्रोडक्शन की घटना एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड घटना है, और इसमें भारत के भी वैज्ञानिकों ने काफी काम किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक गिल साहब हुआ करते थे, प्रोफेसर गिल, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में काम करते थे। पेयर प्रोडक्शन में के जेनरेशन में, इन्वेंशन में उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और गिल साहब ने पेयर प्रोडक्शन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा था। फिर दूसरी घटना है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का अर्थ है एनिहिलेट कर जाना, नष्ट हो जाना। और एनिहिलेशन की प्रक्रिया में ऐसा होता है कि यह इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर में, इट इज द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, and there is a positron E+ moving in this direction in a line। तो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो टकराने के बाद दोनों नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को एनिहिलेट करना कहते हैं। एनिहिलेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, पॉजिट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। यदि नहीं टकराए, कुछ ऊपर नीचे चल रहे हैं,
तो दोनों एग्जिस्ट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है, पॉजिट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है। संयोग से यदि दोनों एक ही रेखा में चल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों की वेलोसिटी एक ही हो, वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। और जब टकराते हैं तो दोनों नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को एनिहिलेशन कहते हैं। और इसको यदि इक्वेशन लिख लिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 पॉजिट्रॉन interact with each other, get annihilated, and we get an energy created. H nu. Not only H nu, ये इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग H nu, पॉजिट्रॉन भी नष्ट हो जाता है तो पॉजिट्रॉन के करस्पॉन्डिंग भी उसका मास m है तो उसके करस्पॉन्डिंग H nu, तो यहाँ पर आ जाएगा 2H nu। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने दिया और दोनों एग्जाम्पल देखो किस तरह के एग्जाम्पल हैं। द एनर्जी H nu associated with the cosmic rays are highly energetic gamma ray. Energy is getting converted into mass. एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है मास के रूप में। और यहाँ एनिहिलेशन में मास इलेक्ट्रॉन, मास पॉजिट्रॉन, और दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, दोनों एनिहिलेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड। सो हियर मास इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो केमिकल रिएक्शंस में भी आपने देखा है। तो पहला एग्जांपल केमिकल रिएक्शन ही हो गया। हम इसके बाद लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन is also an example of the mass energy relation E is equal to mc square। इसमें केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है। रिएक्शन के बाद ठंडा हो जाएगा या रिएक्शन के बाद गर्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनती है। पानी है, सोडियम उसके संपर्क में आ जाए तो बिल्कुल जल उठता है, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अन्य कारण आपने डिटेल केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जांपल वेयर मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। पेयर प्रोडक्शन इज द एग्जांपल वेयर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मास। एनिहिलेशन इज एन एग्जांपल वेयर मासेज आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, जो आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया था। और ये बदला ही नहीं जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली इसको देखा भी गया है, वेरीफाई भी किया गया है। और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है या मास नष्ट होता है या मास प्रोड्यूस्ड होता है, वो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार होता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, भी इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा रखा है, फ्यूजन। बताओ, कोई बताएगा फ्यूजन? तो फ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने इसको पढ़ा होगा। दो छोटे न्यूक्लियाई जब एक दूसरे से संयोग करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का अर्थ है फ्यूज हो जाना। और जब ऐसे करते हैं तो जैसे दो हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाते हैं। रिएक्शन के पूर्व दोनों हाइड्रोजन का मास जोड़ लीजिए और रिएक्शन के उपरांत जो हीलियम प्रोड्यूस हुआ उस हीलियम का मास निकाल लीजिए। तो दो हाइड्रोजन का मास और एक हीलियम का मास बराबर नहीं होता है, अंतर आता है। और जो अंतर आता है मास में कमी हो जाती है। हीलियम के मास कम होता है, दो हाइड्रोजन का मास ज्यादा होता है। मास डिफेक्ट हो जाता है और मास डिफेक्ट के कारण डेल्टा एम यदि मास डिफेक्ट होता है तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है।
एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये फिर एग्जाम्पल है फ्यूजन का, और फ्यूजन का उदाहरण है हाइड्रोजन बम, जिसे न्यूक्लियर बम भी कहते हैं। न्यूक्लियर बम में फ्यूजन के अंतर्गत दो छोटे एटम एक दूसरे से रिएक्ट करके एक बड़ा एटम बनाते हैं। तो उसमें इस प्रक्रिया का जब उपयोग किया गया तो उसको उपयोग करने के बाद जो प्रक्रिया होती है फ्यूजन, और फिर हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ, जो एटम बम से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। अभी एटम बम के बारे में हमने नहीं बताया, अभी फ्यूजन बता रहे हैं। तो फ्यूजन में क्या है, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के बड़े न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। सूरज से हमको इतनी ऊर्जा मिलती रहती है, लगातार मिल रही है, अरबों वर्षों से मिल रही है, और भी पता नहीं कितने दिनों तक, कई हजार वर्षों तक ये ऊर्जा हमको प्राप्त होती रहेगी। बल्कि और सारे ऊर्जा के स्रोत खत्म हो रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, ये सब खत्म हो रहे हैं, इसलिए रिन्यूएबल नए ऊर्जा के जो स्रोत खोजे जा रहे हैं, उसमें सोलर एनर्जी का ही प्रयोग किया जाने का विचार हो रहा है। सोलर सेल की मदद से इसको करते हैं। उस सन में एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, तो फिर देखो वहां भी प्रक्रिया वही है। दो हाइड्रोजन के एटम संयोग करते हैं, और संयोग करके हीलियम के एटम बनाते हैं। मास डिफेक्ट होता है, और मास डिफेक्ट होने के कारण एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है, एनर्जी इवॉल्व करती है, और वही इवॉल्व प्रोड्यूस्ड एनर्जी हमें सदैव प्राप्त होती रहती है। तो ये कहलाता है फ्यूजन। एक प्रोसेस और है फिशन। ये भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है। फिशन क्या होता है, जब एक बड़ा न्यूक्लियाई, ठीक उसका उल्टा फ्यूजन का, छोटे न्यूक्लियाई संयोग करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक बड़ा न्यूक्लियाई टूटता है छोटे न्यूक्लियाई में। बड़ा न्यूक्लियाई है, दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट गया, तो फिर यहाँ पर मास डिफेक्ट होता है। बड़ा न्यूक्लियाई का मास और जो छोटे बने उनके मास, छोटे जो बनते हैं उनका मास कम होता है, जो बड़ा न्यूक्लियाई उसका मास ज्यादा होता है। फिर मास डिफेक्ट होता है, और मास डिफेक्ट में c² का गुणा कर दें तो एनर्जी इवॉल्व होती है। यहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। ध्यान रखना, दोनों में यही अंतर है। फ्यूजन फ्यूज करता है, जो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। यहाँ पर बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे, दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई में टूटता है, तो इसको कहते हैं फिशन, और इस पर आधारित है एटम बम। तो पहले यही बना एटम बम, जो नागासाकी हिरोशिमा पर गिराया गया था, और अब जो है और शक्तिशाली बन गए हैं हाइड्रोजन बम। और जो एनर्जी इवॉल्व होती है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, उसकी वैल्यू की गणना की जाती है, और सिंपल टेक्निक, मास डिफेक्ट निकालोगे, मास डिफेक्ट में c² का गुणा करोगे, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो दे ऑल आर द केमिकल रिएक्शन, द पेयर प्रोडक्शन, द एनिहिलेशन, द फ्यूजन प्रोसेस एंड द फिशन प्रोसेस, they are the processes which are certifying, experimentally verifying, justifying the mass energy relation is equal to mc²। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रमाण भी हैं, जिस एक्सपेरिमेंटल प्रमाणों के पे आधारित इज इक्वल टू mc² जो इक्वेशन डेवलप किया गया, उसकी व्याख्या भी प्रयोगों द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। So this is all for today. Thank you very much.